गुड मॉर्निंग बच्चों। आज देखते हैं कि एल्गोरिथम पिछली बार जो हमने देखा था उसको आगे बढ़ा रहे हैं। एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम कैसे किया जाता है। तो तीन तरीके हैं जो एनालिसिस किए जाते हैं। उसमें उसका पहला जो तरीका होता है, इसमें होता है एक्सपेरिमेंटल स्टडीज़ की जाए। जो हमने बात की थी कि इसमें कितनी दिक्कत आती है, पिछला जो सेशन था उसमें काफ़ी स्लाइड्स हमारी थी जो बता रही थी कि एक्सपेरिमेंटल स्टडी जब की जाती है एनालिसिस के लिए तो दिक्कत आती है। अब इसके बाद आता है सेकंड, जिसमें हम सूडो कोड्स यूज़ करते हैं। इसमें हम क्या करते हैं, जब आप सूडो कोड यूज़ करते हो तो उसमें से आप प्रिमिटिव ऑपरेशंस जो है उनको अलग कर देते हो। प्रिमिटिव ऑपरेशंस क्या होते हैं वो हम आगे वाले स्लाइड्स में देखेंगे कि कैसे प्रिमिटिव ऑपरेशन यूज़ करते हुए एनालिसिस किया जाता है एल्गोरिथम का। और जो थर्ड टाइप है एनालिसिस का वो है एसिम्प्टोटिक नोटेशन, जो हम ज़्यादा डिटेल में देखेंगे थोड़ा सा। चलिए आगे चलते हैं। तो देयर आर टू काइंड ऑफ एफिशिएंसी। हमने बात भी की थी कि टाइम एफिशिएंसी एंड स्पेस एफिशिएंसी। कोई भी एल्गोरिथम टाइम एफिशिएंट कब कहलाती है, जब वो कम से कम टाइम लेती है, और इसी तरह से कोई भी एल्गोरिथम तब स्पेस एफिशिएंट कहलाती है जब वो कम से कम स्पेस लेती है। तो टाइम एफिशिएंसी इज ऑल्सो कॉल्ड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। इट इंडिकेट्स हाउ फास्ट एन एल्गोरिथम रन्स। कोई एल्गोरिथम कितना तेज, कितना स्पीडली आपके प्रोसेस कर देती है, अपना रिजल्ट दे देती है, दैट इज कॉल्ड टाइम एफिशिएंसी और इट्स टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। इसी तरह से स्पेस एफिशिएंसी, जिसे हम स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी कहते हैं, refers to the amount of memory units required by the algorithm। एल्गोरिथम के द्वारा कितना अमाउंट ऑफ मेमोरी, कितनी मेमोरी जो है वो ज़रूरत होती है, वो उसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कहलाती है। जितनी ज़्यादा कम होगी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी उतनी एल्गोरिथम अच्छी मानी जाएगी। इन एडिशन टू स्पेस नीडेड फॉर इट्स इनपुट एंड आउटपुट। सिंपल एल्गोरिथम रन करने के लिए जितने भी एल्गोरिथम के अंदर जो वेरिएबल्स यूज़ किए हैं या जो मेमोरी आपको चाहिए, केवल उसकी बात नहीं की जा रही है। इसमें वो मेमोरी भी इंक्लूडेड होती है जो आप इनपुट करते हो, और जो आउटपुट देने के लिए मेमोरी की रिक्वायरमेंट होती है, वो सारी मेमोरी जो होती है वो काउंट होती है इन स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। इट इन द अर्ली डेज ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटिंग बोथ रिसोर्सेज टाइम एंड स्पेस फॉर प्रीमियम। प्रीमियम का मतलब कम थे, महंगे थे। जैसे जो टाइम था, सीपीयू की स्पीड कम होती थी, तो और प्रोग्राम अगर, और स्पीड तो वैसे ही आपकी सीपीयू की कम होती थी, और अब आपका जो प्रोग्राम है वो भी धीरे धीरे चलने लग जाए तो आपका ये अपने आप में एक प्रॉब्लम आ जाती थी। इसी तरह से स्पेस भी प्रीमियम था। प्रीमियम था मतलब मुश्किल था, महंगा था। अब जो मेमोरी होती थी वो महंगी थी क्योंकि हार्डवेयर बहुत ज़्यादा महंगा था एज कम्पेयर टू टुडे। आज फिर भी हमें सस्ते मिल जाते हैं कंप्यूटर्स, हम इजीली 20-25 हज़ार में कंप्यूटर खरीद सकते हैं और अच्छा खासा कॉन्फ़िगरेशन होता है। लेकिन तब टाइम और स्पेस जो था वो दोनों प्रीमियम माने जाते थे, दोनों का ध्यान रखना पड़ता था। नाउ द अमाउंट ऑफ एक्स्ट्रा स्पेस रिक्वायर्ड बाय द एल्गोरिथम इज टिपिकली नॉट अ मच कंसर्न। क्यों? क्योंकि जो हमारी मेमोरी है, अब तो हम टीवीज़ के अंदर अपने लैपटॉप्स में ही रख लेते हैं। तो पहले लेकिन एमबीज़ में, जीबीज़ बहुत बड़ी बात हुआ करती थी। तो उस कंडीशन में आपका स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी मायने रखती थी। लेकिन अब स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी पे इतना ध्यान इसलिए नहीं दिया जाता है, आजकल नहीं दिया जाता। क्यों? क्योंकि हमारे पास स्पेस बहुत होती है। एक पर्टिकुलर लैपटॉप के अंदर ही जो एक पर्टिकुलर स्टूडेंट के पास होता है, उसके पास ही अपने पास एक टीबी तक का डेटा रहता है, डेटा स्पेस रखने के लिए स्पेस रहता है। तो ये आजकल जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी वो इतना मायने नहीं रखती है जितना, हाँ अगर आप बिग डेटा पे काम करें तो अलग बात है, लेकिन उसके लिए भी अब आप फैसिलिटीज आ गई है कि आप क्लाउड पे रख लो। उसी तरह से टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी आजकल, मुझे नहीं लगता कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इतना बड़ा मैटर है, जब तक कि बहुत बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम्स और बिग डेटा की जो एल्गोरिथम्स बनाई जाती है उनके लिए ज़रूरत है। अदरवाइज अभी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी इतनी बड़ी प्रीमियम इशू नहीं है। लेकिन हाँ, मशीन लर्निंग या कंप्यूटर विजन, इमेज एनालिसिस, इन सब के जो प्रोग्राम्स बनते हैं, एल्गोरिथम्स बनते हैं, उनके लिए हाँ टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज़ इम्पॉर्टेंट। लेकिन फिर भी कोई भी एल्गोरिथम अगर आप रन कर रहे हो या कोई प्रोग्राम बना रहे हो तो वो जितना जल्दी फास्ट होगा दैट इज़ गुड। तो इसलिए टाइम कॉम्प्लेक्सिटी सबसे बड़ा कंसर्न है। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी आज के ज़माने में, आज की बात में, जब तक आप बिग डेटा की बात नहीं करते हो, इट इज़ नॉट एन इशू। एफिशिएंसीज ऑफ एल्गोरिथम, किस तरह से एफिशिएंटी, अभी ठीक है हम तो बात करेंगे टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होती है या एफिशिएंसी होती है, कैसे एल्गोरिथम की एफिशिएंसी को देखा जाता है। इसके तीन तरीके हैं। तीन तरीके से आपकी एल्गोरिथम की एफिशिएंसी बताई जाती है: बेस्ट केस, वर्स्ट केस एंड एवरेज केस एनालिसिस। तीनों तरह के एनालिसिस किए जाते हैं: बेस्ट केस एनालिसिस, फर्स्ट केस एनालिसिस एंड एवरेज केस एनालिसिस। एक एग्जांपल देखते हैं। लेट वी हैव 5 नंबर्स, n इक्वल्स टू 5 मतलब n इज द साइज ऑफ द लिस्ट। तो एक लिस्ट के अंदर 5, इसको लिस्ट को आप अरे मान लीजिए। अगर आप पाइथन पढ़ा हुआ है तो आप लिस्ट समझ पाओगे, लेकिन अगर आप सिंपल C++ पढ़ के आए हो तो दिमाग में ये रखिए कि लिस्ट में हम अरे की बात कर रहे हैं।
n इक्वल्स टू अगर 5 है तो उस कंडीशन में मान लेते हैं हमारे पास जो 5 नंबर्स हैं वो कौन से हैं, ये पांच नंबर है आपके पास 25, 31, 24, 71 और 105। ये सारे आपके पास नंबर्स हैं, किसी लिस्ट के अंदर है। अब हमको क्या करना है, हमें इनमें से इस लिस्ट में से कोई एलिमेंट को फाउंड करना है। अब क्या देखना चाह रहे हैं हम कि व्हाट इज बेस्ट केस, व्हाट इज वर्स्ट केस एंड व्हाट इज एवरेज केस। तो इनमें तीनों में क्या डिफरेंस है वो समझने की कोशिश कर रहे हैं और उसके लिए हमें इस एग्जाम्पल को लेना है। तो हम ये हमेशा हम क्या कर रहे हैं, 5 एलिमेंट लिए हैं जो किसी पर्टिकुलर लिस्ट के अंदर इंक्लूडेड है। लिस्ट का साइज जो है वो 5 ही है, 5 साइज है, मतलब 5 एलिमेंट हम इसमें डाल सकते हैं। बेस्ट केस एनालिसिस क्या होगा, मान लेते हैं मेरी जो की है, मुझे जिसको सर्च करना है, एक्चुअली हम क्या करने वाले हैं, सर्चिंग करने वाले हैं। मान लेते हैं मेरी जो की है वो दिस इज 25 और इस लिस्ट में हमें 25 को सर्च करना है। 25 तो यहीं पहले नंबर पे है, तो क्योंकि ये पहले नंबर पे है, जैसे ही मैं सर्च करना शुरू करूंगी मुझे पहला नंबर यही मिल जाएगा और मुझे आगे इसको सर्च करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी लिस्ट को। दिस इज कॉल्ड बेस्ट केस एनालिसिस। ऐसे एग्जांपल्स जिनमें आपको जो डेटा सर्च करना है या जो डेटा यूज करना है वो इजीली एक्सेसिबल है, सबसे पहले ही मिल गया, तो आपको ज्यादा यूज ही नहीं करना पड़ा, आपकी एल्गोरिथम ज्यादा चली ही नहीं, आपको इनिशियली आपको ये 25 जो है वो आपको फर्स्ट लोकेशन पे मिल गया था। दिस इज बेस्ट केस, सबसे अच्छा केस है ये, इसमें आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, ज्यादा काम कुछ भी नहीं किया आपके एल्गोरिथम ने। सिंस ओनली वन कंपैरिजन इज परफॉर्म्ड, केवल 25 को इस की को मैंने फर्स्ट वैल्यू से कंपेयर किया था तो मुझे सर्च मेरा जो है वो सक्सेसफुल हो गया था। सिंस only single comparison is made to search the element, so that it is the best case efficiency, इसे कहा जाता है, इस केस को बेस्ट केस एफिशिएंसी कहा जाता है। और हमने कितने कंपैरिजन किए, ओनली 1, क्योंकि हमने एक ही कंपैरिजन किया है तो हम कहेंगे इसको बेस्ट केस कॉम्प्लेक्सिटी कितनी है, 1। ये लिखा हमने क्या है, C फॉर कॉम्प्लेक्सिटी, नीचे हमने लिखा है बेस्ट, इसका मतलब बेस्ट केस कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ अ लिस्ट having n number of element, n मतलब अभी हमारा n कितना है, 5, तो C बेस्ट 5 इक्वल्स टू 1, कितने भी n नंबर ऑफ एलिमेंट हो। अब इसको 100 नंबर भी होते पीछे तो भी कोई बेस्ट केस एनालिसिस में फर्क नहीं पड़ने वाला था, उसकी कॉम्प्लेक्सिटी हमेशा क्या रहती, 1, क्योंकि मुझे अगर ये केस यही था, पीछे कितने भी एलिमेंट होते मुझे तो फर्स्ट लोकेशन पे ही मेरी वैल्यू मिलनी है। तो उस कंडीशन में जो आपकी कॉम्प्लेक्सिटी कहलाई जाती है दैट इज वो होती है 1 बेस्ट केस के अंदर। और इसके बाद आता है वर्स्ट केस एनालिसिस। अगर वर्स्ट केस है तो वर्स्ट केस हो कैसे सकता है, देखें, इफ यू वांट टू सर्च द एलिमेंट व्हिच इज प्रेजेंट इन द लास्ट ऑफ द लिस्ट, अगर जो हम ढूंढने चाहते हैं वो लास्ट में है लिस्ट, then this case is called worst case analysis। अब हम एनालाइज करेंगे कि मेरी एल्गोरिथम कितना अच्छा चलती है, कितना टाइम लेती है अपने आप को इस 105 नंबर को ढूंढने में जो कि लास्ट में है। अब क्योंकि ये इस एल लिस्ट के अंदर ये जो 105 है वो लास्ट में है और मुझे यही मेरी की है, सी को मुझे ढूंढना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ये सारे कंपैरिजंस करने पड़ेंगे। सारे कंपैरिजंस, कितने कंपैरिजन किए आपने, 1 2 3 4 5, इवन जितने नंबर एलिमेंट्स होते हैं उधर तक, इसका मतलब n नंबर ऑफ एलिमेंट है तो हमने n सर्च किए, क्योंकि यहाँ पे हमने 5 सर्च किए, 5 बार हमने कंपैरिजन किया है। पहले 105 को 25 से, 105 को 31 से, 105 को 42 से, 71 से, और फिर 105 को जब 105 से कंपैरिजन किया उसके बाद हमें पता चला कि सर्च इज सक्सेसफुल। तो इस कंडीशन में आपकी जो कॉम्प्लेक्सिटी होगी वो कितनी होगी, 5, और 5 का मतलब n। तो कॉम्प्लेक्सिटी इन वर्स्ट केस एनालिसिस, in worst case for n number of items, having n number of items, then the complexity is n itself। अगर 5 एलिमेंट है तो 5 कंपैरिजन करने पड़ेंगे, 10 एलिमेंट होंगे तो 10 कंपैरिजन करने पड़ेंगे। तो हमने कह दिया कि n एलिमेंट्स हैं तो n कंपैरिजन करने पड़ेंगे। तो उसकी अगर हम जनरल भाषा में बात करें तो कॉम्प्लेक्सिटी वर्स्ट केस एनालिसिस की कॉम्प्लेक्सिटी कितनी हो गई, n। उसी तरह से अब दूसरा केस है, मान लेते कि जो एलिमेंट था वो प्रेजेंट ही नहीं था लिस्ट में, तो भी हमें सारे एलिमेंट्स को मैच कराना पड़ेगा। लास्ट होता तो भी मैच कराते, और जैसे ही मैं यहाँ से 105 से मान लेते मेरे को 110 चाहिए, 110 है ही नहीं इसमें, तो ऐसी कंडीशन में मुझे अगर 1010 चाहिए था, 110 को कंपेयर कराना जो कि इस लिस्ट में नहीं है, तो भी मुझे यहाँ तक तो आना ही पड़ता है और सारे कंपैरिजन कराने पड़ते हैं, और उसके बाद तो लिस्ट खत्म हो रही है, तो भी मुझे उस कंडीशन में मेरी कॉम्प्लेक्सिटी कितनी रहेगी, n। तो इफ यू वांट टू फाइंड 110 then also you have to compare n elements, number of comparison have to performed n। तो उसकी कॉम्प्लेक्सिटी कितनी हो गई, n। तो चाहे की प्रेजेंट हो लिस्ट में या ना हो, उस सर्च एल्गोरिथम की आपकी जो कैपेसिटी होगी, सॉरी जो कॉम्प्लेक्सिटी होगी, दैट विल बी n। तो ये है वर्स्ट केस एनालिसिस, सबसे बुरा।
ये था सबसे अच्छा कि एक ही बार पहली बार में मिल गया आपको जो की ढूंढनी थी। ये हो गया सबसे लास्ट में ढूंढनी पड़ रही है तो हमको n, तो 1 सबसे बेस्ट है, n इज वर्स्ट केस एनालिसिस। अब बीच की बात करते हैं सॉरी तो बीच में इसका मतलब एवरेज केस, ना तो सबसे बेस्ट अच्छा है और ना सबसे बुरा, बीच में कहीं मिले। जैसे अगर ये लिस्ट है तो इसमें 42 मुझे ढूंढना हो या 71 मुझे ढूंढना हो, 31 ढूंढना हो, तो अब ना तो सबसे अच्छा है ना सबसे बुरा है, बीच में कुछ नंबर्स हैं जो आएगा। तो सबसे अच्छा कौन, जीरो। अब इसमें क्या होगा कि सबसे 1 से लेके n, 1 क्या बेस्ट केस एनालिसिस, n क्या मतलब वर्स्ट केस एनालिसिस, इनके बीच का कोई कॉम्प्लेक्सिटी आनी चाहिए। तो लेट द एलिमेंट इज नॉट प्रेजेंट इन द फर्स्ट और द लास्ट पोजीशन। ये तो मान के चलना पड़ेगा, हाइपोथेसाइज कर रहे हैं हम कि हमारा एलिमेंट फर्स्ट लोकेशन पे नहीं है, क्योंकि अगर फर्स्ट लोकेशन में मिल जाता है दैट इज बेस्ट केस एनालिसिस और लास्ट पोजीशन में मिलता है तो वर्स्ट केस एनालिसिस बन जाएगा। तो मान के चल रहे हैं दोनों केसेस नहीं है, क्योंकि दोनों नहीं है तो एवरेज केस एनालिसिस आ गया। लेट इट प्रेजेंट समवेयर इन द मिडिल ऑफ द लिस्ट। वी नो दैट द प्रोबेबिलिटी ऑफ द सक्सेसफुल रेट, सक्सेसफुल जब भी हम सर्च करना चाहते हैं तो या तो वो कोई प्रोबेबिलिटी, अगर हम मान रहे हैं कि प्रोबेबिलिटी है कि वो बीच में कहीं पे भी है, तो कहीं पे भी हो सकता है। तो उस कंडीशन में जो प्रोबेबिलिटी है वो मान के चल रहे हैं कि या तो वो मिलेगा और या फिर नहीं मिलेगा। तो अगर कोई सर्च सक्सेसफुल होता है तो कॉम्प्लेक्सिटी होगी 1, अगर एलिमेंट है ही नहीं तो उस कंडीशन में उसकी प्रोबेबिलिटी हो गई 0। तो अब जो आपका जो प्रोबेबिलिटी है इस किसी भी आइटम को उस लिस्ट में ढूंढने की, वो हो जाएगी, हम डिनोट कर रहे हैं कि दैट इज p। 1 नहीं है और ना 0 है, ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल नहीं है, ऐसा भी नहीं है कि वो मिल ही जाएगा, हमें नहीं पता कि मिलेगा नहीं मिलेगा, तो हमने कह दिया कि प्रोबेबिलिटी इज p। तो अब प्रोबेबिलिटी ऑफ अनसक्सेसफुल, प्रोबेबिलिटी ऑफ सर्च इज 1 होगा हमेशा। अगर सर्च सक्सेसफुल इट इज p, बट अगर सर्च सक्सेसफुल नहीं है तो उस कंडीशन में आपको कितने आइटम्स को ढूंढना पड़ेगा, हमें नहीं पता कि है या नहीं है, और अगर है तो कहाँ है। तो उस कंडीशन में 1 मतलब बेस्ट केस में से माइनस प्रोबेबिलिटी उसके होने की, वो हम माइनस कर देंगे। तो उस कंडीशन में हमें पता चल जाएगा। देखो अगर मान लेते कि सर्च कोई प्रोबेबिलिटी है 0, जो एलिमेंट है वो है ही नहीं, अगर 0 है प्रोबेबिलिटी तो 1 माइनस 0 हो जाएगा। तो इस तरह से प्रोबेबिलिटी के हिसाब से हम एवरेज केस एनालिसिस करते हैं, अनसक्सेसफुल सर्च के लिए भी और सक्सेसफुल के लिए भी। तो सक्सेसफुल सर्च होती है अगर एलिमेंट है या नहीं है, उस कंडीशन में सक्सेसफुल सर्च की जो प्रोबेबिलिटी होगी तो 0 से 1 तक के बीच की होगी, और अनसक्सेसफुल सर्च की प्रोबेबिलिटी 1 माइनस p तक की होगी। तो अब एवरेज केस एनालिसिस के अंदर जब हम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करते हैं तो लेट द एलिमेंट वी आर सर्चिंग इज प्रेजेंट एट द पोजीशन i। अगर कोई एलिमेंट है जो किसी ith पोजीशन पे है तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, किस जगह पे आके वो प्रोबेबिलिटी हम मैच करेंगे, ये उसका फॉर्मूला है। मैं ज़्यादा मैथमेटिकल डिटेल में नहीं जा रही हूँ क्योंकि मुझे पता है कि आप लोग इतना ज़्यादा समझ नहीं पाओगे इतनी मैथमेटिकल डिटेल्स को, तो मैं इसको स्किप कर रही हूँ। इसको याद रखिएगा कि जो एवरेज केस एनालिसिस जब हम n नंबर ऑफ एलिमेंट्स का करते हैं तो उसकी जो प्रोबेबिलिटी होती है उसका फॉर्मूला ये है, p n+1 डिवाइडेड बाय 2 प्लस n 1 माइनस p। तो ये आपका फॉर्मूला है। इसमें अगर आप प्रोबेबिलिटी की वैल्यू आपकी जो है वो डाल देते हो और n नंबर आपको पता ही होगा कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स को मैच करा रहे हो आप, लिस्ट का साइज क्या है, तो आप निकाल सकते हो आपकी एवरेज केस प्रोबेबिलिटी, एवरेज केस कॉम्प्लेक्सिटी। देखिए अब केस 1 क्या है, केस 1 कहता है कि एलिमेंट अवेलेबल है। अगर एलिमेंट अवेलेबल होगा, अब ये तो है कि इसकी जनरल कॉम्प्लेक्सिटी कैसे निकालें। अगर एलिमेंट अवेलेबल है देन फॉर्मूला इज दिस, इफ एलिमेंट इज अनअवेलेबल आपको एन सारी की सारी साइज ढूंढना पड़ेगा। यहाँ पे आपको सारा साइज नहीं ढूंढना पड़ेगा, कम से कम आधा ढूंढना पड़ेगा। तो आधा तो सबको सर्च करना ही पड़ेगा, ये मान के चल रही है फॉर सक्सेसफुल सर्च यू हैव टू सर्च हाफ, क्योंकि आपकी प्रोबेबिलिटी 50-50 है सर्च करने की, क्योंकि 50-50 सर्च है। अगर कोई एलिमेंट है तो आप सर्च कर पाओगे या नहीं, इट इज चांसेस, जो प्रोबेबिलिटी होती है हमेशा 50-50 पे चलती है। तो 50-50 n+1, क्योंकि हम 0 से n मान के चलते हैं तो n+1 डिवाइडेड बाय 2, तो n/2 एक्चुअली देखा जाए तो +1 लगाया हमने, तो n/2 आपकी प्रोबेबिलिटी होनी चाहिए, p होना चाहिए, प्रोबेबिलिटी होना चाहिए। तो आपकी जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो n/1 n+1/2 हो जाएगी अगर इफ एलिमेंट इज अवेलेबल, क्योंकि वो बीच में है कहीं पे और इट इज अवेलेबल, मगर ये बात है कि अवेलेबल है, लेकिन अगर एलिमेंट अवेलेबल नहीं है तो वो सारा सर्च करना पड़ेगा, तो उसकी प्रोबेबिलिटी हो जाती है n। देयरफॉर द एवरेज हाफ ऑफ द लिस्ट विल बी सर्च टू फाइंड द एलिमेंट्स इन द लिस्ट।
इस तरह से कोई भी एलिमेंट अगर प्रेजेंट है और आप ढूंढ रहे हो तो आपको n+1/2 इतना आपका टाइम लगेगा। लेकिन अगर आपको अवेलेबल ही नहीं होगा तो आपको पूरी लिस्ट सर्च करनी पड़ेगी, तो आपकी कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी n, मैक्सिमम तक चली जाएगी। इस तरह से एवरेज केस एनालिसिस किया था। तो ये 3 केसेस हैं, बेस्ट केस, वर्स्ट केस एंड एवरेज केस। ये 3 तरह से एनालिसिस को किया जाता है। अगर अब चाहे कॉम्प्लेक्सिटी एनालिसिस करें हम, तो अब 2 तरीके हैं। ये जब आप कॉम्प्लेक्सिटी एनालिसिस करते हो, एक तो ये तो बात है कि स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी एंड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एनालाइज करते हो। जो कॉम्प्लेक्सिटी का एनालिसिस होता है वो एक तो होता है कि आप इनपुट का साइज देखो, जितना बड़ा इनपुट होगा उसकी कॉम्प्लेक्सिटी उतनी बड़ी हो जाएगी। देखा जाए तो सिलेबस, अब देखो एग्जांपल लेते हैं कि अगर मुझे पढ़ाना है और सिलेबस बहुत बड़ा है तो कॉम्प्लेक्सिटी ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाएगी। तो उसी तरह से अब आपको कोई अगर प्रोग्राम रन करना और इनपुट बहुत ज़्यादा है, अगर 5 की लिस्ट लूंगी तो कॉम्प्लेक्सिटी कम होगी, टाइम कम लगेगा। और उसी तरह से अगर 50,000 एलिमेंट्स को मैं सर्च कराना चाहती हूँ 50,000 एलिमेंट्स में, तो ऑब्वियसली कि टाइम ज़्यादा लगने वाला है। तो इनपुट के साइज पे अगर हम मेजर कर रहे हैं कॉम्प्लेक्सिटी, तो ये तो एक तरीका है। दूसरा तरीका कहता है कि अगर आप रनिंग टाइम पता करो, आप ये मत देखो कि साइज कितना है इनपुट का, क्योंकि ये तो क्लियर कट है कि जितना ज़्यादा इनपुट, जितना बड़ा इनपुट उतना बड़ा आपका कॉम्प्लेक्सिटी। लेकिन रनिंग टाइम कितना है, इनपुट तो ले लिया आपने लेकिन रन कितना होने में कितना टाइम लग रहा है। और आजकल जो कॉम्प्लेक्सिटी देखी जाती है वो यही देखी जाती है कि मेजरिंग रनिंग टाइम कितना है, साइज नहीं देखा जाता। फिर भी हम दोनों को एक बार कंसिडर करेंगे। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि मेजरिंग इनपुट साइज क्या होता है। कि जब आप किसी इनपुट के साइज के आधार पर कॉम्प्लेक्सिटी को एनालाइज करते हो किसी एल्गोरिथम की, तो वो कैसे किया जाता है। ऑलमोस्ट ऑल एल्गोरिथम्स रन लॉन्गर एंड ऑन लार्जर इनपुट्स। ज़्यादातर जितनी भी एल्गोरिथम होंगी, जितना बड़ा आप इनपुट डालोगे ऑब्वियस है कि वो बड़ा हो जाएगा, कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाएगी। तो सारी की सारी एल्गोरिथम में जितना बड़ा इनपुट देते हो आप, उतना ज़्यादा उसकी कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती चली जाती है। फॉर एग्जाम्पल, इट टेक्स लॉन्गर टू सॉर्ट लार्जर अरेज देन छोटी अरेज। तो इस तरह से कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती चली जाती है। इट इज लॉजिकल टू इन्वेस्टिगेट द एल्गोरिथम्स एफिशिएंसी एज अ फंक्शन ऑफ सम पैरामीटर एन मतलब साइज ऑफ द अरे इंडिकेटिंग द एल्गोरिथम्स इनपुट साइज। तो अब अगर स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एल्गोरिथम 1 क्या होगी, फंक्शन ऑफ इनपुट साइज ऑफ एल्गोरिथम 1। कितना, जितना बड़ा इनपुट साइज, हमने बात की थी ना इनपुट और आउटपुट दोनों स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी के अंदर है। तो अगर हम सिंपल स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें, जितना बड़ा इनपुट साइज उतनी ज्यादा स्पेस की कॉम्प्लेक्सिटी होगी उस एल्गोरिथम की। और इसे हम लिखते कैसे हैं, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एल्गोरिथम 1 इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ मतलब इट डिपेंड्स ऑन द इनपुट ऑफ input size of the algorithm 1. Space complexity is directly proportional to the input size of algorithm 1. ये कहने का मतलब यही है। तो यहाँ पे इनपुट साइज ऑफ द एल्गोरिथम 1 कितना है हमारा, अगर हमें उस पिछले वाले एग्जाम्पल की बात करें तो n, क्योंकि मेरे लिस्ट में n नंबर थे तो n इज फंक्शन ऑफ n हो जाएगा, क्योंकि एल्गोरिथम की जो इनपुट साइज है वो n नंबर ऑफ एलिमेंट्स की एक लिस्ट है। तो आपकी कॉम्प्लेक्सिटी n हो जाएगी। There are situations where the choice of parameter indicating the input size does matter. कभी कभी जरूरत होती है कि हम इनपुट का साइज को देखें और उसके आधार पर मेजर करें अपनी कॉम्प्लेक्सिटी को। जैसे कंप्यूटिंग द प्रोडक्ट ऑफ n बाय n मैट्रिक्स। अगर आपको प्रोडक्ट करना है यानी मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन कर रहे हो, तो उस कंडीशन में n बाय n मैट्रिक्स मायने रखता है। क्यों? क्योंकि एक तो मायने क्यों रखता है, क्योंकि उस कंडीशन में जितनी बड़ी मैट्रिक्स होगी उतना बड़ा उसका आंसर होगा और उसमें उतनी बड़ी कॉम्प्लेक्सिटी उसकी हो जाएगी। तो कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जिनके अंदर स्पेस जो भी कॉम्प्लेक्सिटी फाइंड आउट की जाती है उसमें साइज जो होता है इनपुट साइज वो मैटर रखता है। अब यहाँ पे n का मतलब क्या हो सकता है, n का मतलब होता है मैट्रिक्स ऑर्डर। मैट्रिक्स ऑर्डर का मतलब n नंबर की साइज। तो अभी अगर 2 बाई 2 की मैट्रिक्स है ये, तो ये इसका जो मैट्रिक्स ऑर्डर है वो है 2। इस तरह से 3 बाई 3 की मैट्रिक्स है तो इसका ऑर्डर है 3। तो और इसके अलावा क्या हो सकता है, अब यहाँ पे हम साइज की बात करें तो साइज दूसरा भी हो सकता है कि टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं। अगर टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स के आधार पर भी आप वो भी आपका इनपुट साइज, आप उसको भी कह सकते हो कि ये मेरा इनपुट साइज है। इनपुट साइज होगा कि 2 बाई 2 की मैट्रिक्स है तो n इक्वल्स टू 2, ये भी आपका आधार हो सकता है और ये भी आपका आधार हो सकता है। कैपिटल N क्या बताता है, कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, तो ये भी बताता है। तो ये दोनों आधार हो सकते हैं आपकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी को
फाइंड आउट करने के, और ऐसे बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है जिनमें स्पेस की बात की जाती है, लेकिन ज़्यादातर जो बात की जाती है रनिंग टाइम की बात की जाती है कि मेजर किया जाता है रनिंग टाइम। कैसे रन टाइम एक्चुअली मेजर किया जाएगा कि एक्चुअली आप रन करिए अपने कोड को एक्चुअली, और उसके बाद उसका एक्सपेरिमेंटल एनालिसिस कीजिए कि कितना टाइम लगा। इसमें ड्रॉबैक क्या है, हमने कल भी बात की थी कि ड्रॉबैक है, लेकिन क्या ड्रॉबैक है, डिपेंडेंस ऑन द स्पीड ऑफ द पर्टिकुलर कंप्यूटर। एक एल्गोरिथम आप रन कर रहे हो और आपका कंप्यूटर बहुत स्लो है, तो आपका ऑब्वियसली कि आपका टाइम ज़्यादा लगने वाला स्लो कंप्यूटर में। तो ये डिपेंड करता है अगर आप एक्सपेरिमेंटल एनालिसिस करते हो कि आपका कंप्यूटर जो आप जिसको यूज़ कर रहे हो सिस्टम, वो कैसा स्पीड वाला है या नहीं है, उसमें कैसे प्रोसेसर लगा हुआ है। डिपेंडेंस ऑन द क्वालिटी ऑफ द प्रोग्राम इम्प्लीमेंटिंग द एल्गोरिथम। अब डिपेंड करता है कि क्योंकि आप प्रोग्राम बना के रन करो, तो डिपेंड करता है कि एक्सपेरिमेंटल एनालिसिस में ये भी देखना पड़ेगा कि हो सकता है कि प्रोग्रामर ही अच्छा ना हो। मैंने मान लेते मैं बहुत अच्छी प्रोग्रामर हूँ, तो मैं एक एल्गोरिथम को इस तरह से बनाऊं कि वो अच्छा स्पीडली रन कर दे, और दूसरा जो प्रोग्रामर है वो अच्छा नहीं बना रहा और वो उसका जो प्रोग्राम है उसमें ग्लिच है कुछ ऐसा कि वो स्पीड कम हो जाए उसकी। तो इम्प्लीमेंटेशन पे भी बहुत फर्क पड़ता है, और आपका जो एक्सपेरिमेंटल एनालिसिस है वो डायरेक्टली डिपेंड करता है कि आपका इम्प्लीमेंटेशन कैसा है। तो ये भी एक प्रॉब्लम है। और क्या प्रॉब्लम है आपके एक्सपेरिमेंटल एनालिसिस की कि डिपेंडेंस ऑन द कंपाइलर यू आर यूजिंग। क्योंकि जैसे जो भी कंपाइलर होता है, अलग अलग कंपाइलर्स में अलग अलग टाइम लगता है, अलग अलग मशीन्स पे अलग अलग का टाइम लगता है। तो इस तरह से कंपाइलर पे डिपेंडेंस भी अपने आप में एक प्रॉब्लम है। डिफिकल्टी इन क्लॉकिंग द एक्चुअल रनिंग टाइम ऑफ द प्रोग्राम। कुछ जो क्लॉकिंग वाली सिस्टम है, हो सकता है कि मेरे सिस्टम में क्लॉकिंग ठीक नहीं चल रही हो, सिस्टम में कुछ प्रॉब्लम हो, या मेरी प्रोग्रामिंग में ऐसा कोई यूज़ कर रही हो जिसमें कुछ प्रोग्रामिंग के अंदर मेरे पास कुछ ऐसे फंक्शंस नहीं है जिसमें मेरा जो क्लॉक टाइम है वो ढंग से नहीं पता कर पा रहा है। तो उस कंडीशन में बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स आती हैं जो आपको एक्सपेरिमेंटल एनालिसिस करने से रोकती हैं या आपको प्रॉब्लम देती हैं। सिंस वी आर आफ्टर अ मेजर ऑफ एल्गोरिथम्स एफिशिएंसी, वी वुड लाइक टू हैव अ मीट्रिक दैट डज नॉट डिपेंड ऑन दीज फैक्टर्स। ये सारे फैक्टर्स पे अगर हमें ऐसा तरीका चाहिए कि वो इन सब फैक्टर्स पे डिपेंड ना करे, फिजिकल सिस्टम पे डिपेंड ना करे। क्योंकि हो सकता है कि मेरे पास पुराना ज़माने का कोई कंप्यूटर हो, तो ऐसा ज़रूरी नहीं कि मेरी एल्गोरिथम खराब हो। अगर मैं अपनी एल्गोरिथम को एक पुराने कंप्यूटर पर रन करती हूँ, तो हो सकता है कि वो स्लो रन करे, लेकिन एल्गोरिथम बेस्ट है, वो एल्गोरिथम अच्छी है जिसे यूज़ किया जाना चाहिए। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ है, सिस्टम में। तो अब आपकी जो अब ये जो हम जितनी भी एक्सपेरिमेंटल एनालिसिस करते हैं वो डिपेंड करते हैं आपके फिजिकल सिस्टम पे, आपके रिसोर्सेज पे कि वो कैसे हैं। तो इट्स बेटर कि इनको यूज़ करने की बजाय हम क्या करें, एक्सपेरिमेंटल एनालिसिस में कोई और तरीका ढूंढें एक्सपेरिमेंटल एनालिसिस के अलावा। तो अब दूसरा तरीका क्या होता है कि हम मेंटली रन करें कोड को। मेंटली रन करने के लिए और फिर मेजर करें रनिंग टाइम को। तो मेंटली रन करने के लिए हमारा जो दूसरा तरीका होता है एक्सपेरिमेंटल एनालिसिस के अलावा, वो होता है कि प्रिमिटिव ऑपरेशंस को आप देख लो। आपकी जो एल्गोरिथम है उसके प्रिमिटिव ऑपरेशन यानी मुख्य ऑपरेशंस जो आपने परफॉर्म किए उनको देखिए, और उनके हिसाब से आप अपनी कॉम्प्लेक्सिटी पता कीजिए। क्या कहता है प्रिमिटिव ऑपरेशन का तरीका, वो इसमें क्या किया जाता है। फर्स्ट स्टेप होता है कि काउंट द नंबर ऑफ टाइम्स ईच ऑफ द एल्गोरिथम्स ऑपरेशन इज एग्जीक्यूटेड। कितने नंबर ऑफ टाइम जो मेन प्रिमिटिव ऑपरेशंस हैं वो रन हुए हैं, जो आपके सिस्टम का टाइम लेंगे, ऐसे ऑपरेशंस कितनी बार रन हुए हैं, और उस हिसाब से अपना कॉम्प्लेक्सिटी पता कीजिए। तो सबसे पहले तो काउंट करना पड़ेगा उन सारे ऑपरेशंस को एल्गोरिथम में जो हमने यूज किए हुए हैं। दिस अप्रोच इज बोथ डिफिकल्ट एंड अननेसेसरी। अब ये प्रॉब्लम क्या है इसमें डिफिकल्ट कि प्रिमिटिव ऑपरेशंस किन्हें माना जाना चाहिए। मेरी एक प्रोग्राम बनाया मैंने जो एक n नंबर की लिस्ट है, उसमें उसके अंदर प्रोग्राम बना तो लिया मैंने, उसमें किसी की को सर्च करना है, बाइनरी सर्च का मान लेते हैं एग्जांपल लिया, या 2 नंबर को प्लस करने का एग्जांपल लिया। इनमें किस ऑपरेशन को मैं प्रिमिटिव मानूं और किस ऑपरेशन को प्रिमिटिव नहीं मानूं। तो ये एक प्रॉब्लम है कि इसको अननेसेसरी बहुत अननेसेसरी की जस्टिस करना पड़ेगा हमें, या हो सकता है कि किसी ऑपरेशन के साथ हम इन अनजस्टिस कर रहे हो और उसे प्रिमिटिव ऑपरेशन ना मान रहे हो। तो और हम सबसे बड़ी चीज़ है कि हम डिसाइड कैसे करेंगे प्रिमिटिव ऑपरेशन कोई है या नहीं है किसी एल्गोरिथम में। तो ये प्रॉब्लमैटिक है। दूसरी चीज़ है, चलो मान लेते हैं कि आपने काउंट भी कर लिया, तब अब उसके बाद हम क्या करें, उसके बाद हम मान लेंगे कि आपके जो बेसिक ऑपरेशंस हैं जिनको हम प्रिमिटिव ऑपरेशंस भी कहते हैं, उनको मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑपरेशन उनमें से कौन से हैं, उन्हें हम बेसिक ऑपरेशन कहेंगे या प्रिमिटिव ऑपरेशंस कहेंगे। जो बेसिक ऑपरेशन या प्रिमिटिव ऑपरेशंस हैं वो होते क्या हैं, पहले देख लेते हैं। द ऑपरेशंस कंट्रीब्यूटिंग द मोस्ट टू द टोटल रनिंग टाइम, जो ज़्यादा टाइम लेते हैं आपके रन करने में।
वो आपके प्रिमिटिव ऑपरेशंस कहलाते हैं। और उसके बाद क्या किया हमने, प्रिमिटिव ऑपरेशन या बेस ऑपरेशन हमने देख लिए कि कितने हैं, काउंट कर लिए, उनको एन नंबर ऑफ टाइम, जितने नंबर ऑफ टाइम वो एग्जीक्यूट हो रहे हैं उससे मल्टीप्लाई कर दो। तो काउंट द नंबर ऑफ टाइम्स बेसिक ऑपरेशन इज एक्सिक्यूटेड, कितने नंबर ऑफ बेसिक ऑपरेशन है और वो कितनी बार रन हो रहे हैं उससे आपस में मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको मिल जाएगा कि आपकी कॉम्प्लेक्सिटी कितनी है। मान लेते हैं कि मैंने 10 मेरे बेसिक ऑपरेशंस हैं, 10 ऑपरेशंस ऐसे हैं जो रन टाइम लेते हैं। मान लेते हैं कि एक ऑपरेशन में 1 टाइम लग रहा है, 1 सेकंड का टाइम लग रहा है, तो 10 ऑपरेशन वो 10 बार रन हो रहा है, तो 10 ऑपरेशन 10 बार रन हो रहे हैं, तो 10 मल्टीप्लाइड बाय 10 मतलब 100 सेकंड्स का टाइम लगेगा। ये मान के चला जाता है। इट इज अ मेंटल रन ऑफ द कोड, मेंटली आपको कोड को रन कराना पड़ेगा और डिसीजन लेना पड़ेगा व्हाट इज प्रिमिटिव ऑपरेशन एंड व्हाट इज नॉट। तो ये भी दूसरा तरीका होता है। अब हाउ टू आइडेंटिफाई प्रिमिटिव ऑपरेशंस ऑफ एन एल्गोरिथम, सबसे मेन प्रॉब्लम यहाँ पे यही आती है। तो कैसे पता चले कि कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं और जो भी ऑपरेशन किया जा रहा है एल्गोरिथम में वो प्रिमिटिव है या नहीं है, इसका क्या तरीका है? इट इज यूजुअली द मोस्ट टाइम कंज्यूमिंग ऑपरेशन, सबसे मेन प्रॉब्लम यही होती है। सबसे जो ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग होता है इनमोस्ट लूप, फॉर के अंदर फॉर नेस्टेड लूप्स जो बनाते हो तो वो सबसे ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग होता है। तो आपको क्या करना है, कंपेयर, या फिर इसके अलावा जब हम की कंपैरिजंस करते हैं वो प्रिमिटिव ऑपरेशन है। तो इस तरह से हमको खुद डिसाइड करना पड़ता है। Thus the establishing framework for the analysis of algorithms time efficiency suggests measuring it by counting the number of items algorithms basic operation is executed on input of size n। कोई आपने साइज n नाम का इनपुट दे रखा है तो इस पे कितने कितने मेजर ऑपरेशंस हुए हैं, क्या कोई की कंपैरिजन हुआ है, क्या कोई लूप यूज किया है, इन सबको देखा जाता है, इनको आधार बनाया जाता है और प्रिमिटिव ऑपरेशंस काउंट किए जाते हैं। कुछ प्रिमिटिव ऑपरेशंस जो माने जाते हैं कंप्यूटर साइंस में वो कौन कौन से होते हैं? जब आप एक वेरिएबल को किसी को कोई वैल्यू असाइन करते हो, जब कोई फंक्शन कॉल करते हो ये प्रिमिटिव ऑपरेशन है, जब कोई अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हो वो प्रिमिटिव ऑपरेशन है, जब कोई दो नंबर्स को कंपेयर करते हो वो भी प्रिमिटिव ऑपरेशन है, जब कोई अरे के अंदर इंडेक्सिंग यूज करते हो, ए की ith वैल्यू क्या है ना, लिस्ट अरे अगर ए नाम की अरे है और उसकी ith वैल्यू क्या है तो उस कंडीशन में भी वो एक प्रिमिटिव ऑपरेशन है। अगर कोई ऑब्जेक्ट बनाते हो उसको रेफरेंस देते हो वो भी एक, जैसे ऑब्जेक्ट बनाते हैं हम कहते हैं ना ऑब्जेक्ट 1 डॉट, अगर आप C++ पढ़ा हुआ है और याद है तो ऑब्जेक्ट 1 डॉट सम फंक्शन, डिस्प्ले फंक्शन, ऑब्जेक्ट 1 डॉट शो, इस तरह से जब ऑब्जेक्ट का रेफरेंस देते हो वो अपने आप में एक प्रिमिटिव ऑपरेशन है। रिटर्निंग फ्रॉम अ फंक्शन, जब आप रिटर्न करते हो कुछ भी फंक्शन से वैल्यू को वो प्रिमिटिव ऑपरेशन है। तो ये सारे ऑपरेशन जितने भी होते हैं ये प्रिमिटिव ऑपरेशन कहलाते हैं। तो कैसे टाइम की कॉम्प्लेक्सिटी पता की जाती है कि 3 चीजें इसमें हम देखते हैं प्रिमिटिव ऑपरेशन में। पहले तो हमने प्रिमिटिव ऑपरेशन निकाल दिया, तो COP क्या कह रहा था? एग्जीक्यूशन टाइम ऑफ द एल्गोरिथम बेसिक ऑपरेशन ऑन द पर्टिकुलर कंप्यूटर। मान लेते हैं कि एक ऑपरेशन को रन करने के लिए COP टाइम लगता है। COP ऑपरेशन कॉम्प्लेक्सिटी, एक ऑपरेशन की कॉम्प्लेक्सिटी। तो और CM क्या है? नंबर ऑफ टाइम्स ये ऑपरेशन परफॉर्म हुआ। CN टाइम ये नंबर ऑफ ऑपरेशन परफॉर्म हुआ। COP जो है नंबर ऑफ ऑपरेशंस है, एक ऑपरेशन को परफॉर्म करने की कॉम्प्लेक्सिटी, ये जो ऑपरेशन एक था वो इतनी बार परफॉर्म हुआ तो टोटल कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होगी? टोटल रनिंग टाइम क्या होगा? टोटल रनिंग टाइम इज इक्वल्स टू COP एक ऑपरेशन परफॉर्म करने की कॉम्प्लेक्सिटी मल्टीप्लाइड बाय COP मतलब एक ऑपरेशन परफॉर्म करने की कॉम्प्लेक्सिटी मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ ऑपरेशन यू हैव परफॉर्म्ड, यू हैव एग्जीक्यूटेड इन द एल्गोरिथम। तो ये आपका फॉर्मूला हुआ जो आप प्रिमिटिव ऑपरेशन यूज करते हो और फिर रनिंग फाइंड आउट करने के बाद प्रिमिटिव ऑपरेशंस को रनिंग टाइम निकालते हो। प्रिमिटिव ऑपरेशन यूज करके इस तरह से कॉम्प्लेक्सिटी निकाली जाती है। प्रॉब्लम क्या है? क्वेश्चन द काउंट CN जो हमने कहा नंबर ऑफ प्रिमिटिव ऑपरेशन डज नॉट कंटेन एनी इन्फॉर्मेशन अबाउट द ऑपरेशंस दैट आर नॉट बेसिक। ये नहीं बताता कि जो ऑपरेशंस बेसिक थे इसमें क्या प्रॉब्लम है कि जो बेसिक ऑपरेशन नहीं थे उनका क्या उनमें बिल्कुल ही टाइम नहीं लगा था। तो ये बात हमें इससे कुछ पता नहीं चलती और ना इसके अंदर जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी उसमें वो काउंट किए जाते हैं। द काउंट इटसेल्फ इज ऑफन कंप्यूटेड ओनली अप्रोक्सीमेटली। क्या कह रहे हैं हम कि जो बेसिक ऑपरेशन हमने प्रिमिटिव ऑपरेशन यूज भी किए हैं वो भी अप्रोक्सीमेटली हम काउंट कर रहे हैं, क्योंकि हो सकता है कि कुछ ऑपरेशंस को हमने नॉन बेसिक मान के, नॉन प्रिमिटिव मान के छोड़ दिया हो, तो वो भी प्रॉब्लम है। तीसरी प्रॉब्लम क्या है? फर्दर द कांस्टेंट OP इज आल्सो अप्रोक्सीमेट। ये जो एक ऑपरेशन को काम करने के लिए कितना टाइम लगा वो भी अप्रोक्सीमेट है, हमने कोई रन करा के देखा नहीं है। ये तो हम मान के चल रहे हैं कि COP को रन करने के लिए मान लेते इतना टाइम लगा है, तो वो भी अप्रोक्सीमेट हम यूज कर रहे हैं। तो एक्चुअली ये पूरा का पूरा जो है वो अप्रोक्सीमेट
एस्टिमेट पे ही रन कर रहा है आपका जो मेथड है। अनलेस n इज एक्सट्रीमली लार्ज और वेरी स्मॉल द फॉर्मूला कैन गिव द reasonable estimate of the algorithm's running time। जब n बहुत बड़ा होता है या बहुत छोटा होता है, उसके अलावा ये एल्गोरिथम फिर भी ठीक काम करती है, लेकिन अगर आपका n इज वेरी लार्ज और वेरी स्मॉल, उस कंडीशन में ये जो ऑपरेशन है वो परफॉर्म नहीं किया जा सकता, ये मेथड यूज नहीं किया जा सकता, वो सही नहीं होता। इसके अलावा थर्ड जो तरीका होता है जो सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है मेजरिंग रनिंग टाइम का, वो है असिम्प्टोटिक नोटेशन। उसमें यूज़ क्या करते हैं, हम यूज़ करते हैं ऑर्डर ऑफ ग्रोथ। अब ये ऑर्डर ऑफ ग्रोथ क्या है और असिम्प्टोटिक नोटेशन क्या है, ये पढ़ेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर।